नमस्कार साथियों, मैं अनुष्का एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल साथियों सहपाठी में। तो साथियों, आज मैं लेकर आई हूँ यूजीसी नेट के यूनिट 9 में लगा निबंध। जो अभी हमारे 2 निबंध रह गए थे। एक तो कविता क्या है, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, और दूसरा संस्कृति और सौंदर्य। तो ये 2 निबंध रह गए थे। तो ये जो शेष निबंध रह गए थे, आज मैं उनको कराने आई हूँ। तो चलिए देर न करते, जितने भी मैं महत्वपूर्ण लाइन होगी, जितने भी महत्वपूर्ण कथन होंगे, मैं सबको अंडरलाइन करती जाऊंगी और नोट करते जाइएगा, क्योंकि निबंध से भी क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो सब लोग सारे निबंध मैंने डाल दिए, लगभग सारे निबंध पढ़ चुके हैं। सिर्फ 2 आपके निबंध जो रह गए थे शेष, आज मैं उनको कराने वाली हूँ। तो चलिए देर न करते हुए निबंध की ओर चलते हैं। तो जैसे शुक्ल जी ने आगे अपनी निबंध के पहले उन्होंने कुछ निवेदन करके जो लिखा है उसको देख लेते हैं। निबंध कर जैसे भूमिका होती है, ऐसे उन्होंने इसमें निवेदन करके उन्होंने लिखा है कि इस पुस्तक में मेरी अंतर यात्रा में पढ़ने वाले कुछ प्रदेश हैं। यात्रा के लिए निकलती रही बुद्धि पर हृदय को साथ लेकर। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कथन है कि यात्रा के लिए निकलती रही बुद्धि पर हृदय को भी साथ लेकर। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछ लेता है किसकी पंक्ति है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अपना रास्ता निकलती हुई बुद्धि जहाँ कहीं मार्मिक या भावाकर्षक स्थलों पर पहुँचती है, वहाँ हृदय थोड़ा बहुत रमता अपनी प्रवृत्तियों के अनुसार कहता गया है। इस प्रकार यात्रा के श्रम का परिहार होता रहा है। बुद्धि पथ पर हृदय भी अपने लिए कुछ न कुछ पाता रहा है। बस इतना ही निवेदन करके इस बात का निर्णय मैं विज्ञ पाठकों पर छोड़ता हूँ कि ये निबंध विषय प्रधान है या व्यक्ति प्रधान। बस इतना ही निवेदन करके इस बात का निर्णय मैं विज्ञ पाठकों पर छोड़ता हूँ कि ये निबंध विषय प्रधान है या व्यक्ति प्रधान। बस अब ये क्या है, इनका जीवन परिचय है। काशी में ये जो है प्रकाशन वर्ष क्या है, और 2 तारीख 1939 में प्रकाशित हुई थी, रामचंद्र शुक्ल की है। निबंध कविता क्या है, तो प्रारंभ की जैसे पंक्तियाँ मैं बताती हूँ, जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो वो वहाँ से देख लीजिए। मनुष्य अपने भावों, विचारों और व्यापारों के लिए दूसरों के भाव और विचारों और व्यापारों के साथ कहीं नहीं मिलता और कहीं लड़ाता हुआ अंत तक चला जाता है, और इसी को जीना कहते हैं। यहाँ तक अंडरलाइन कर लीजिएगा। जिस अनंत रूपात्मक क्षेत्र में यह व्यवसाय चलता है, उसका नाम है जगत। किसका नाम जगत है? जो अनंत रूपात्मक क्षेत्र, उसका नाम अनंत है। अनंत जो है उसका नाम जगत है। जब तक कोई अपना पृथक सत्ता की भावना को ऊपर किए इस क्षेत्र में के नाना रूपों और व्यापारों को अपने योगक्षेम, हानि लाभ, सुख दुख आदि से संबंध करके देखता रहता है, तब तक उसका हृदय एक प्रकार से बद्ध रहता है। इन रूपों और व्यापारों के सामने जब कभी वह अपनी पृथक सत्ता की धारणा से छूटकर अपने आप को बिल्कुल भूलकर विशुद्ध अनुभूति मात्र रह जाता है, तब वह मुक्त हृदय हो जाता है। जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था, अब ये इंपॉर्टेंट है, जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है, बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। तो ये पूछ लेता है, ये किसी जितनी बार मैं टिक करती हूँ यानी वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हृदय की इस मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं। कविता किसे कहते हैं? हृदय की उस मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई, उसे कविता कहते हैं। इस साधना को हम भावायोग कहते हैं और कर्मयोग और ज्ञान योग का समकक्ष मानते हैं। कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भावभूमि पर ले जाती है, जहाँ जगत की नाना गतियों के मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार और शुद्ध अनुभूति का संचार होता है। इस भूमि पर पहुँचे हुए मनुष्य को कुछ काल के लिए अपना पता नहीं रहता। वह अपनी सत्ता को लोक सत्ता में लीन किए रहता है। उसकी अनुभूत सबकी अनुभूत होती है या हो सकती है। इस अनुभूत योग के
अभ्यास से हमारे मनोविकार या परिष्कार तथा शेष सृष्टि के साथ हमारे रागात्मक संबंध की रक्षा और निर्वाह होता है। जिस प्रकार जगत अनेकारूपात्मक है, उसी प्रकार हमारा हृदय भी अनेका भावात्मक है। इस अनेक भावों का व्यायाम और परिष्कार तभी समझा जा सकता है जबकि इन सबका प्रकृत सामंजस्य जगत के भिन्न भिन्न रूपों, व्यापारों तथा तथ्यों के साथ हो जाए। इन्हीं भावों के सूत्र से मनुष्य जाति जगत के साथ तादात्म्य अनुभव चिरकाल से करती चली आई है। जिन रूपों और व्यापारों से मनुष्य आदिम युगों से परिचित है, जिन रूपों और व्यापारों को समान पाकर वह नरजीवन के आरंभ से ही लुब्ध और क्षुब्ध होता आ रहा है, उनका हमारे भावों के साथ मूल या सीधा संबंध है। अतः काव्य के प्रयोजन के लिए हम उन्हें मूल रूप और मूल व्यापार कह सकते हैं। इस विशाल विश्व के प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष और गूढ़ से गूढ़ तत्वों को भावों के विषय या आलंबन बनाने के लिए इन्हीं मूल रूपों और व्यापारों में परिणित करना पड़ता है। जब तक वे इन मूल मार्मिक रूपों में नहीं लाए जाते, तब तक उन पर काव्य दृष्टि नहीं पड़ती। अब क्या है? वन, पर्वत, नदी, नाले, निर्झर, कछार, पटपतर, चट्टान, वृक्ष, लता, झाड़, फूल, शाखा, पशु, पक्षी, आकाश, मेघ, नक्षत्र, समुद्र इत्यादि ऐसे ही चिर सहचर रूप हैं। खेत, दूरी, हल, झोपड़े, चौपाए इत्यादि भी कुछ कम पुराने नहीं हैं। इसी प्रकार पानी का बहना, सूखे पत्तों का झड़ना, बिजली चमकना, घटा का गिरना, नदी का उमड़ना, पेह का बरसना, मेह, कोहरे का छाना, डर से भागना, लोह से लपकना, ठीठना, छपटना, नदी या दलदल से बाँह पकड़कर हाथ निकालना, हाथ से खिलाना, आग में झोंकना, गला काटना, ऐसे व्यापारों का भी मनुष्य जाति के भावों के साथ अत्यंत प्राचीन साचर है। यहाँ तक बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसे आदि रूपों और व्यापारों में वंशानुगत वासना की दीर्घ परंपरा के प्रभावों से भावों के उद्बोधन की गहरी शक्ति संचित है। अतः इनके द्वारा जैसा रस परिपाक संभव है, वैसा कल कारखाने, गोदाम, स्टेशन, इंजन, हवाई जहाज, ऐसी वस्तुएं तथा अनाथालय के लिए चेक काटना, सर्वस्वहरण के लिए जाली दस्तावेज बनाना, मोटर की चरखी घुमाना या इंजन से कोयला झोंकना आदि व्यापारों द्वारा नहीं। ये कौन कौन से आ सकते हैं? कल कारखाने, गोदाम, स्टेशन, ये जितने भी नाम है ये इम्पोर्टेंट है। दूसरा भाग क्या है? सभ्यता के आवरण और कविता। सभ्यता की वृद्धि के साथ साथ जो मनुष्य के व्यापार बहुरूपी और जटिल होते गए, त्यों उसके मूल रूप बहुत कुछ आच्छन्न होते गए। भावों के आदिम और सीधे लक्ष्यों के अतिरिक्त और लक्ष्यों की स्थापना होती गई। वासनाजन्य मूल व्यापारों के सिवा वृद्धि द्वारा निश्चित व्यापारों का विधान बढ़ता गया। इस प्रकार बहुत से ऐसे व्यापारों से मनुष्य घिरता गया जिसके साथ उसके भावों का सीधा लगाव नहीं है। जैसा आदि में भय का लक्ष्य अपने शरीर और अपनी संतति की ही रक्षा तक था, पर पीछे गाय, बैल, अन्न आदि की रक्षा आवश्यक हुई। यहाँ तक कि होते होते धन, मान, अधिकार, प्रभुत्व इत्यादि अनेक बातों की रक्षा की चिंता ने घर किया और रक्षा के उपाय की वासना जन्य प्रवृत्ति से भिन्न प्रकार के होने लगे। इसी प्रकार क्रोध, घृणा, लोभ आदि अन्य भावों के विषय भी अपने मूल रूप से भिन्न रूप धारण करने लगे। कुछ भावों के विषय तो मूर्त तक होने लगे, जैसे कीर्ति की लालसा। जैसे भावों को बौद्ध दर्शन में रूप राग कहते हैं। अब ये इम्पोर्टेंट है कि ऐसे भावों को, कैसे भाव को, यहाँ से अंडरलाइन कर लो, इसी लोभ, घृणा से प्रकार, ये यहाँ से यहाँ तक अंडरलाइन के बौद्ध दर्शन में रूप राग कहते हैं। भावों के विषय और उनके द्वारा प्रेरित व्यापारों में जटिलता आने पर भी उनका संबंध मूल विषयों और मूल व्यापारों से भीतर बना है और बराबर बना रहेगा। किसी का कुटिल भाई उसे
से एकदम वंचित रखने के लिए वकीलों की सलाह से एक नया दस्तावेज तैयार करता है। उसकी खबर पाकर वह क्रोध से नाच उठता है। प्रत्यक्ष व्यावहारिक दृष्टि से तो उसके क्रोध का विषय है वह दस्तावेज या कागज़ का टुकड़ा, पर उस कागज़ के टुकड़े के भीतर वह देखता है कि उसे और उसकी संतति को अन्न वस्त्र का ना मिलेगा। उसके क्रोध का प्रकृत विषय ना हो वह कागज़ का टुकड़ा है और ना उस पर लिखे हुए काले काले अक्षर। ये तो सभ्यता के आवरण मात्र हैं। अतः उसके क्रोध में और कुत्ते के क्रोध में, अब यहाँ से इम्पोर्टेंट है, उसके क्रोध में और कुत्ते के क्रोध में जिसके सामने का भोजन कोई दूसरा कुत्ता छीन रहा है, काव्य दृष्टि से कोई भेद नहीं है। भेद हैं केवल विषय का घोड़ा रूप बदल कर आने का। यहाँ तक अंडरलाइन कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। इसी रूप बदलने का नाम है सभ्यता। इतने रूप बदलने से होता है यह है कि क्रोध आदि को भी अपने रूप कुछ बदलना पड़ता है। वह भी कुछ सभ्यता के साथ अच्छे कपड़े लत्ते पहनकर तमीज़ में आता है ये होगा, जिससे मारपीट छीन खसोट आदि भद्दे समझे जाने वाले व्यापारों का कुछ निवारण होता है। यह प्रच्छन्न रूप वैसा मर्मस्पर्शी नहीं हो सकता। उसी से प्रच्छन्नता का उद्घाटन कवि कर्म का एक मुख्य अंग है। ज्यों ज्यों सभ्यता बढ़ती जाएगी त्यों त्यों कवियों के लिए यह काम बढ़ता जाएगा। मनुष्य के हृदय की वृत्तियों से सीधा संबंध रखने वाले रूपों और व्यापारों की प्रत्यक्ष करने के लिए उसे बहुत से पदों को हटाना पड़ेगा। इससे यह स्पष्ट है कि जो जो हमारी प्रवृत्तियों पर सभ्यता के नए नए आवरण चढ़ते जाएंगे त्यों तो एक और तो कविता की आवश्यकता बढ़ती जाएगी और दूसरी ओर कवि कर्म कठिन होता जाएगा। ऊपर जिस क्रुद्ध व्यक्ति का उदाहरण दिया गया है वह यदि क्रोध से छुट्टी पाकर अपने भाई के मन में दया का संचार करना चाहेगा तो क्षोभ के साथ उसे क्या कहेगा, भाई तुम यह सब इसलिए ना कर रहे हो कि पक्की होने हवेली में बैठकर हलवा पूरी खाओ और मैं बैठा सूखे चने चबाऊं। तुम्हारे लड़के दोपहर को भी दुसाले ओढ़कर निकले और मेरे बच्चे रात को भी ठंड से कांपते रहें। यहाँ तक इम्पोर्टेंट है, पूछ लेगा किस निबंध से है तो आपको ध्यान रखना है। यह हुआ प्रकृति का रूप का प्रत्यक्षीकरण। इसमें सभ्यता के बहुत से आवरणों को हटाकर वे मूल गोचर रूप सामने रखे गए हैं जिसमें हमारे भावों का सीधा लगाव है और जो इस कारण भाव को उत्तेजित करने में अधिक समर्थ है। कोई बात जब इस रूप में आएगी तभी उसे काव्य का उपयुक्त रूप प्राप्त होगा। तुमने हमें, अब यहाँ से अंडरलाइन किया, तुमने हमें नुकसान पहुँचाने के लिए जाली दस्तावेज बनाया। इस वाक्य में रसात्मकता नहीं। इसी बात को ध्यान में रखकर ध्वनिकार ने कहा है क्या? नहीं, कवेरिति वृत्त मात्र हिड़ात्म पद लाभा। ये देखो यहाँ तक इम्पॉर्टेंट है। ये कहीं कहीं संस्कृत वाली ही लाइन उठा के देगा और बोल देगा कि किस निबंध से है तो आपको ध्यान रखना है कि ये कविता क्या है से ली गई है। पंक्ति मोस्ट इम्पॉर्टेंट पंक्ति है। देश की वर्तमान दशा के वर्णन में यदि हम केवल इस प्रकार के वाक्य कहते जाएं कि हम मूर्ख, बलहीन और आलसी हो गए हैं, हमारा धन विदेश चला जाता है, रुपए का 1.5 पाव घी बिकता है, स्त्री शिक्षा का अभाव है, ये तो छंदोबद्ध होकर भी काव्य पद के अधिकारी ना होंगे। ठीक है, यहाँ तक इम्पॉर्टेंट है। सारांश यह है कि काव्य के लिए अनेक स्थलों पर हमें भावों के विषय के मूल और आदिम रूपों तक जाना होगा और मूर्त और गोचर होंगे। जब तक भावों से सीधा और पुराना लगाव रखने वाले मूर्त और गोचर रूप न मिलेंगे तब तक काव्य का वास्तविक ढांचा न खड़ा हो सकेगा। भाव के अमूर्त विषयों की तह में भी मूर्त और गोचर रूप छिपे मिलेंगे। जैसा यशोलिप्सा में कुछ दूर भीतर चलकर उस आनंद के उपभोग की प्रवृत्ति छिपी हुई पाई जाएगी जो अपनी तारीफ कान में पढ़ने से हुआ करती है। काव्य में अर्थ ग्रहण मात्र से काम नहीं चलता, बिंब ग्रहण अपेक्षित होता है। ये इम्पोर्टेंट है कि काव्य में क्या इम्पोर्टेंट होता है तो बिंब ग्रहण अपेक्षित होता है। यह बिंब ग्रहण निर्दिष्ट गोचर और मूर्त रूप का ही हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक हो सकता है। यहाँ तक इम्पोर्टेंट है। 1.5 रुपये का 1.5 पाव घी मिलता है। इस कथन से कल्पना
में यदि कोई बिंब या मूर्त उपस्थिति होगी तो वह तराजू के लिए बनी की होगी, जिससे हमारे करुण भाव का कोई लगाव ना होगा। बहुत कम लोगों को घी खाने को मिलता है, अधिकतर लोग रूखी सूखी खाकर रहते हैं। इस तथ्य तक हम अर्थग्रहण परंपरा द्वारा इस चक्कर के साथ पहुँचते हैं। 1 रुपये का बहुत कम घी मिलता है, इससे रुपए वाले ही घी खा सकते हैं, पर रुपए वाले बहुत कम। इससे अधिकांश जनता ही घी नहीं खा सकती है, रूखी सूखी खाकर रहती है। अब तीसरा भाग क्या है? कविता और श्रेष्ठ प्रचार, ये तीसरा भाग है। क्या है? हृदय पर नित्य प्रभाव रखने वाले रूपों और व्यापारों की भावना को सामने लाकर कविता बाह्य प्रकृति के साथ मानुष की अंतः प्रकृति सामंजस्य घटित करती हुई उसके भावात्मक सत्ता, यहाँ से अंडरलाइन कर दिया है, भावात्मक सत्ता के प्रकार का प्रसार करती है। यदि अपने भावों को समेटकर मानुष अपने हृदय की को शेष श्रेष्ठ से किनारे कर ले या स्वार्थ की पशुवृत्ति से लिप्त रखे तो उसकी मनुष्यता कहाँ रहेगी? यदि वह लहलहाते हुए खेतों और जंगलों की हरी घास के बीच घूम घूम कर बहते हुए नालों, काली चट्टानों पर चांदी की तरह ढलते हुए झरनों, मंजरियों से लदी हुई अमराइयों और तट पर के बीच खड़ी झाड़ियों को देख क्षण भर लीन न हुआ, यदि कलरव करते हुए पक्षियों के आनंद उत्सव से उसने योग न किया, यदि खिले हुए फूलों को देखकर वह खिला, यदि सुंदर रूप सामने पाकर अपनी भीतरी कुरूपता का उसने विसर्जन न किया, यदि दीन दुखियों का अंतर ना सुना वह न पसीजा, यदि अनाथों और अबलाओं पर अत्याचार होते देख क्रोध से तिलमिलाया नहीं, यदि किसी बेढब और विनोदपूर्ण दृश्य या उक्ति पर हंसा, तो उसके जीवन में क्या रह गया? यहाँ तक इम्पोर्टेंट है। अंडरलाइन कर दिया है, नोट कर लीजिएगा। इस विश्व काव्य की रसधारा में जो थोड़ी देर के लिए निमग्न ना हुआ, उसके जीवन का मरुस्थल की यात्रा समझना चाहिए। काव्य दृष्टि कहीं तो नंबर 1 पे नर क्षेत्र के भीतर रहती है, नंबर 2 पे कहीं मनुष्यतर बाह्य सृष्टि के, और नंबर 3 पे क्या है? कहीं समस्त चराचर के। तो अब ये तीनों भाग याद रखिएगा, एक चौथा अलग दे देगा और बोल देगा इसमें से कौन सा नहीं है, तो आपको ये तीनों भाग याद रखना है। पहला क्या है? पहले नर क्षेत्र को लेते हैं। इसमें क्या है? संसार में अधिकतर कविता इसी क्षेत्र में हुई है। किस क्षेत्र में? पहले नर क्षेत्र में, ठीक है। नारद की बाह्य प्रकृति और अंतः प्रकृति के नाना संबंधों और व्यापारिक संबंधों विधानों का संकलन या उद्भावना ही काव्यों में मुक्तक हो या प्रबंध अधिकतर पाई जाती है। इम्पॉर्टेंट है। प्राचीन महाकाव्यों और खंड काव्यों के मार्ग पर यद्यपि शेष 2 क्षेत्र भी बीच बीच में पड़ जाते हैं, पर मुख्य यह नर क्षेत्र के भीतर ही लेते होती है। वाल्मीकि रामायण में यद्यपि बीच बीच में ऐसे विशद वर्ण बहुत कुछ मिलते हैं जिसमें कवि की मुग्ध दृष्टि प्रधानता मनुष्यतर बाह्य प्रकृति के रूप जाल में फंस गई जाती है, पर उसका प्रधान विषय लोकचरित्र ही है। और प्रबंध काव्यों के संबंध में भी यही बात कही जा सकती है कि रहे मुक्तक या फुटकर पद्य में भी वे अधिकतर मनुष्य की ही भीतरी बाहरी प्रवृत्तियों से संबंध रखते हैं। साहित्य शास्त्र की रस निरूपण पद्धति में आलंबनों के बीच बाह्य प्रकृति को ही स्थान ही नहीं मिला, यह उद्दीपन मात्र मानी गई है। श्रृंगार के उद्दीपन रूप में जो प्राकृतिक दृश्य लाए जाते हैं उनके प्रति रतिभाव नहीं होता, नायक या नायिका के प्रति होता है। वे दूसरे के प्रति उत्पन्न प्रीति को उद्दीप्त करने वाले होते हैं, स्वयं प्रीति के पात्र या आलंबन नहीं होते हैं। संयोग वे सुख बढ़ाते हैं और वियोग में काटने दौड़ते हैं। जिसकी भावोद्रेक और जिस ब्यौरे के साथ नायक और नायिका के रूप का वर्णन किया जाता है, उस भावोद्रेक और उस ब्यौरे के साथ उनका नहीं। कहीं कहीं तो उनके नाम गिनाकर ही काम चला लिया जाता है। मानुष के रूप में व्यापार या मनोवृत्तियों के सादृश्य साधर्म की दृष्टि से जो प्राकृतिक वस्तु व्यापार आदि लाए जाते हैं उनका स्थान भी गौड़ ही समझना चाहिए। वे नर संबंधी भावना को ही तीव्र करने के लिए रखे जाते हैं। दूसरा क्या है भाग था? मनुष्य बाह्य प्रकृति का आलंबन के रूप में ग्रहण करने। हमारे यहाँ संस्कृत के प्राचीन प्रबंध काव्यों के बीच बीच में ही पाया जाता है। वहाँ प्रकृति का ग्रहण आलंबन के रूप में हुआ है। यहाँ तक इम्पोर्टेंट है। इसका पता
इसका पता वर्णन की प्रणालियों से लग जाता है। पहले कह जाए कि किसी का वर्णन में आई हुई वस्तुओं का मन में ग्रहण दो प्रकार का हो सकता है। एक कौन सा? एक क्या है? विव ग्रहण, और दूसरा है अर्थ ग्रहण। किसी ने कहा है, अब किसी ने कहा है तो यहाँ नाम नहीं लिया गया है, क्या है? कमल। अब इस कमल पद का अर्थ कोई इस प्रकार भी कर सकता है कि ललाई लिए हुए, सफ़ेद पंखुड़ियों वाला और झुके हुए नाल आदि के सहित एक फूल की मूर्ति में थोड़ी देर के लिए आ जाए, कुछ देर बनी रहे। और इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि कोई विचित्र उपस्थिति न हो, केवल पद का अर्थ मात्र समझकर काम चला लिया जाए। काव्य के दृश्य चित्रण में पहले प्रकार का संकेत ग्रहण अपेक्षित है और व्यवहार तथा शास्त्राचार में दूसरे प्रकार का बिंब ग्रहण वही होता है जहाँ कवि अपने सूक्ष्म निरीक्षण द्वारा वस्तुओं के अंग प्रत्यंग, वर्ण, आकृति तथा उनके आसपास की परिस्थिति का परस्पर संश्लिष्ट विवरण देता है। बिना अनुराग के ऐसे सूक्ष्म विवरों पर न दृष्टि जा ही सकती है, न रम ही सकती है। अतः यहाँ जहाँ ऐसे पूर्ण और संश्लिष्ट चित्र मिले, वहाँ समझना चाहिए कि कवि ने बाह्य प्रकृति के आलंबन के रूप में ग्रहण किया। उदाहरण के लिए वाल्मीकि का यह हेमंत वर्णन लीजिए। अब वाल्मीकि का हेमंत वर्णन देखते हैं क्या है। पहले इसका संस्कृत में दिया हुआ है, फिर बाद में इसका हिंदी में भी दिया है। क्या दिया है? अवश्याय निपातेन किंचित प्रकिलन साधवला वनानां शोभते भूमि निर्विष्ट तरुणा तपा स्पृशतुं विपुलं शीतमुद्रकं दिविरदा सुखम अत्यंत तृषितो तन्वन्य प्रतिसंहारते करम अवश्याय तमोन दद्धा निहार तम व्रता प्रक्षुब्धता इव लक्ष्यते विपुष्पा वनराजया वाष्प छन्न सलिला रुत विज्ञाय सारसा हिमाई वालुके तीरे सरितो भांति संप्रतम जरा जर्जरीते पदये शीर्णकेशर कर्णके नाल शेषे हिम तेर्ण भाति कमला करा। अब इसका हिंदी में अर्थ क्या है? वन की भूमि जिसकी हरी हरी घास ओस गिरने से कुछ नीली हो गई है। अब ये संस्कृत में भी पूछ सकता है, एक पंक्ति दे देगा और पूछ लेगा कि किस निबंध में है संकलित, तो थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। इतना पद याद करने के लिए नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये किस जैसे यहाँ से यहाँ तक दे दिया तो आपको बताना है कि ये किस निबंध में है, तो ये ध्यान रखना है। पूरा रटना नहीं है कि इतना ये पद हम संस्कृत में रटें। तो वन की भूमि जिसकी हरी हरी घास के ओस गिरने से कुछ नीली हो गई है, तरुण धूप के पड़ने से कैसी शोभा दे रही है। अत्यंत पिपासा, जंगली हाथी बहुत शीतल जल के स्पर्श से अपनी सूढ़ सिकोड़ लेते हैं। बिना फूल के वन समूह कोहरे के अंधकार में सोए से जान पड़ते हैं। नदियाँ जिनका जल कोहरे से ढका हुआ है और जिसमें सारे पक्षियों का पता केवल उनके शब्दों से लगता है। हिम को आर्द्र बालू के तटों से ही पहचानी जाती है। कमल जिनके पत्ते जीर्ण होकर झड़ गए हैं, जिनकी केसर कणिकाएं टूट फूट कर छितरा गई हैं, पाले से ध्वस्त होकर नलमात्र खड़े हैं। ठीक है, ये इसका हिंदी अर्थ है। ये वाल्मीकि जी ने वर्णन किया है। मानुषेतर बाह्य प्रकृति का इसी रूप में ग्रहण कुमार संभव के आरंभ में तथा रघुवंश के बीच में भी मिलता है कि बाह्य प्रकृति का वर्णन किसमें? कुमार संभव और रघुवंश में भी मिलता है। तो रघुवंश जैसे पता है, कुमार संभव कालिदास और रघुवंश कालिदास की हैं, जिसमें राजा दिलीप उलीप का है और इसमें शिव पार्वती का कुमार संभव में कार्तिकेय उनका है। ठीक है, मिलता है। नाटक यद्यप मनुष्य की ही भीतरी बाहरी प्रवृत्तियों के प्रदर्शन के लिए लिखे जाते हैं और भावभूत जो उन्होंने उत्तरामचरितम लिखा है, भावभूति अपने मार्मिक और तीव्र अंतर्वृत्ति विधान के लिए ही प्रसिद्ध हैं। पर उनके उत्तरामचरितम में कहीं कहीं बाह्य प्रकृति के बहुत ही सांग और संश्लिष्ट खंड चित्र पाए जाते हैं। कहीं कहीं ये भी पूछ लेता है कि जो है भावभूति ने कि एक और रस किसको माना है, तो करुण रस को इन्होंने माना है। तो पर
परमानुष्यतर बाह्य प्रकृति की जो प्रधानता मेघदूत में मिलती है, मेघदूत किसका है, ये भी कालिदास का है, मिलती है, वह संस्कृत के और किसी काव्य में नहीं। पूर्व मेघ तो यहाँ से वहाँ तक प्रकृति की ही एक मनोहर झांकी या भारत भूमि के स्वरूप का ही मधुर ध्यान है। जो इस स्वरूप के ध्यान में अपने को भूल कर कभी कभी मग्न हुआ करता है, वह घूम घूम कर विरक्तता दे। अब ये नाम याद रखिएगा किन किन का नाम आया है कि कविता क्या में किन किन मतलब कृतियों का आया उल्लेख। तो ये उत्तरामचरितम हो गया, मेघदूत हो गया, रघुवंश हो गया और कुमार शंभो हो गया। तो एक कोई दूसरा दे देगा, बोलेगा कौन सा किनका नाम नहीं आया है। तो ये नाम भी याद रखिएगा जिन जिनका नाम आया है। वह घूम घूम कर विरक्तता दे या ना दे, चंदा इकट्ठा करने करे या ना करे, देशवासियों की आमदनी का औसत निकाले या ना निकाले, सच्चा देश प्रेमी है। मेघदूत का कल्पना की क्रीड़ा है। अब मेघदूत में क्या है, कल्पना की क्रीड़ा है ना कला की विचित्रता। वह है प्रधान भारत के सबसे भावुक हृदय की अपनी प्यारी भूमि की रूप माधुरी पर सीधी सादी प्रेम दृष्टि। ठीक है, मेघदूत में जिसमें मेघ को दूत बनाकर भेजा जाता है। तो बहुत ही प्रकृति का बहुत ही सुंदर चित्रण कालिदास जी ने किया है। उसमें नागार्जुन जी की जो कविता भी है, बादल को घिरते देखा, उसमें भी आया है कि कहाँ गया वह कल्पत कबीर, कहाँ गई वह अलका नगरी, नहीं ठिकाना कालिदास का। तो उसमें भी उन्होंने जिक्र किया है। आगे चलते हैं कि अनंत रूपों में प्रकृति हमारे सामने आती है, कहीं मधुर सुसज्जित या सुंदर रूप में, कहीं रूखे बेडीले या कर्कश रूप में, कहीं भव्य विशाल या विचित्र रूप में, कहीं उग्र कराल या भयंकर रूप में। सच्चे कवि का हृदय उनकी, अब यहाँ से इम्पोर्टेंट है, सच्चे कवि का हृदय उनके मन पर सब रूपों में लीन होता है, क्योंकि उनके अनुराग का कारण अपना खास सुख भोग नहीं बल्कि चिर साहचर्य द्वारा प्रतिष्ठित वासना है। यहाँ तक इम्पॉर्टेंट है, अंडरलाइन करते जाते हैं, इनको नोट करते हुए चलिएगा। आपको जब रिवीजन टाइम होगा तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप क्विकली रिवाइज कर सकते हैं। जो केवल प्रफुल्ल प्रसून के सौरभ संचार, मकरंद लोलुप मधुप गुंजार, कोकिल गुंजित निकुंज और शीतल सुख स्पर्श समीर इत्यादि की चर्चा किए जाते हैं, वे विषय या भोगलिप्स हैं। इसी प्रकार जो केवल मुक्ताभास, हिमबिंद मंडित, मरकताब, साधधल जल, अत्यंत विशाल गिर शिखर से गिरते हुए जलप्रपात मतलब वाटरफॉल वही, के गंभीर गर्त से उठी हुई सीकर निहारिका के बीच विविध वर्ण स्फरण की विशालता, भव्यता और विचित्रता में ही अपने हृदय के लिए कुछ पाते हैं। वे तमाशबीन हैं, सच्चे भावों या सहृदय नहीं। प्रकृति के साधारण असाधारण सब प्रकार के रूपों में रमने वाले वर्णन हमें वाल्मीकि, कालिदास, भवभूति आदि संस्कृत के प्राचीन कवियों में मिलते हैं। अब ये पूछ लेगा कि कविता क्या में है, किन संस्कृत के कवियों का उल्लेख आया है, और 4 देगा ऑप्शन, उसमें से 1 नहीं देगा और आपको बताना होगा। तो ध्यान से ये लेखकों जो कवियों के नाम आए इनको ध्यान रखना है, क्योंकि एनटीए बहुत ज़्यादा डीपली क्वेश्चन पूछता है, ऊपर पढ़ने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा हमें ध्यान देके ही पढ़ना है। पिछले खेवे के कवियों में मुक्तक रचना में तो अधिकतर प्राकृतिक वस्तुओं का अलग अलग उल्लेख मात्र उद्दीपन की दृष्टि से किया गया है। प्रबंध रचना में थोड़ा बहुत संश्लिष्ट चित्रण किया गया है, वह प्रकृति की विशेष रूप भवभूति को लेकर ही है। अंग्रेजी के पिछले कवियों के वर्ड्सवर्थ, अब देखो पाश्चात्य कवियों का भी उल्लेख है। वर्ड्सवर्थ की दृष्टि सामान्य से चिरपरिचित सीधे साधे होना चाहिए, सीधे साधे प्रशांत और मधुर दृश्यों की ओर रहती है, पर शैली की असाधारण भव्य और विशालता की ओर। साचर संबोध रस के प्रभाव से सामान्य सीधे साधे चिरपरिचित दृश्यों में कितनी माधुर्य की अनुभूति होती है। पुराने कवि कालिदास ने वर्षा के प्रथम जल से सिक्त तुरंत की जोती हुई धरती तथा उनके पास बिखरी हुई भोली चितवन वाली ग्राम वनिताओं में साफ सुथरे ग्राम चैत्यों और कथा कोविद ग्राम वृद्धों में इसी प्रकार के माधुर्य का अनुभव किया था। आज भी इसका अनुभव लोग करते हैं। बाल्य या कौमार अवस्था में जिस पेड़ के नीचे हम अपनी मंडली के साथ बैठा करते हैं, चिड़चिड़ी बुढ़िया
कि जिस झोपड़ी के पास से होकर हम आते जाते हैं उसकी मधुर स्मृति हमारी भावना को बराबर लीन किया करती है। बुड्ढी की झोपड़ी में ना कोई चमक दमक थी, ना कला कौशल का वह चित्र। मिट्टी की दीवारों पर फूस का छप्पर था। नींव की किनारे चढ़ी हुई मिट्टी पर सत्यानाशी के नीलाभ हरित कटीले कटावदार पेड़ खड़े थे, जिनके पीले फूलों के गोल संपुटों के बीच लाल लाल बिंदियां झलकती थी। सारांश यह है कि केवल असाधारण तत्व की रुचि सच्ची हृदय अब यहाँ से केवल असाधारण तत्व की रुचि सच्ची सहृदयता की पहचान नहीं है। शोभा और सौंदर्य की भावना के साथ जिसमें मनुष्य जाति के उस समय के पुराने संचरों की वंश परंपरागत स्मृति वासना के रूप में बनी हुई है, जब वह प्रकृति के खुले क्षेत्र में विचरती है, वे ही पूरे सहृदय भावुक कहे जा सकते हैं। वन्य और ग्रामीण दोनों प्रकार के जीवन प्राचीन हैं। दोनों पेड़ पौधे पशु पक्षियों नदी नालों और पर्वत मैदानों के बीच व्यतीत होते हैं, अतः प्रकृति के अधिक रूपों के साथ संबंध रखते हैं। हम पेड़ पौधों और पशु पक्षियों से संबंध तोड़कर बड़े बड़े नगरों में आ बसे, पर उनके बिना रहा नहीं जाता। हम उन्हें हर वक्त पास न रखकर एक घेरे में बंद करते हैं और कभी कभी मन बहलाने के लिए उनके पास चले जाते हैं। हमारा साथ उनसे भी छोड़ते नहीं बनता। कबूतर हमारे घर के छज्जे के नीचे सुख से सोते हैं। गौरैया हमारे घर के अंदर। अब किन पक्षियों का आया है उल्लेख, ये भी ध्यान रखिएगा। कबूतर का आया है, गौरैया का आया है। हमारे घर के भीतर बैठती है बिल्ली, अपना हिस्सा या तो म्याऊं म्याऊं करके मांगती है या चोरी से ले जाती है। कुत्ते घर की रखवाली करते हैं। और वासुदेव जी, ठीक है, वासुदेव जी कभी कभी दीवार के फोड़कर निकल जाते हैं। वासुदेव जी किसको कहते हैं? सांप को। वासुदेव जी कभी कभी दीवार फोड़कर निकल पड़ते हैं। बरसात के दिनों में जब सूखी चूने की कढ़ाई की परवाह न होकर हरी हरी घास पुरानी छत पर निकलने लगती है, तब हमें उसके प्रेम का अनुभव होता है। वह मानो हमें ढूंढती हुई जाती है, कहती है कि तुम हमसे क्यों दूर दूर भागे फिरते हो। जो केवल अपने विलास या शरीर सुख की सामग्री की प्रकृति में ढूंढा करते हैं, उनमें उस रागात्मक सत्व की कमी है जो व्यक्ति सत्ता मात्र के साथ एकता की अनुभूति में लीन करके हृदय के व्यापकत्व का आभास देता है। संपूर्ण सत्तारों एक ही परम सत्ता और संपूर्ण भाव एक ही परम भाव के अंतर्भूत हैं। अतः बुद्धि की क्रिया से हमारा ज्ञान जिस अद्वैत भूमि पर पहुंचता है, उसी भूमि पर तक हमारा भावात्मक हृदय भी इस सत्व रस के प्रभाव से पहुंचता है। इस प्रकार अंत में जाकर दोनों वृक्षों की वृत्तियों का समन्वय हो जाता है। इस समन्वय के बिना मनुष्यत्व की साधना पूरी नहीं हो सकती। अब क्या है? चौथा, मार्मिक तत्व। मानुष्यता प्रकृति के बीच के रूप व्यापार कुछ भीतरी भाव या तत्व की भी व्यंजना करते हैं। पश व्यापार के सुख, हर्ष, विषाद, राग, द्वेष, तोष, क्षोभ, कृपा, क्रोध इत्यादि भावाम की व्यंजना जो उनकी आकृत चेष्टा आदि शब्द आदि से होती है, वह तो प्रायः बहुत प्रत्यक्ष होती है। कवियों को उन पर अपने भावों का आरोप करने की आवश्यकता प्रायः नहीं होती। तथ्यों का आरोपण या संभावना अलबत्ता वे कभी कभी किया करते हैं, पर इस प्रकार का आरोप कभी कभी कथन को काव्य के क्षेत्र से घसीटकर सूक्त या सुभाषित के क्षेत्र में डाल देता है। जैसे कौवे सवेरे होते ही चिल्लाने लगते हैं। वे समझते हैं कि सूर्य अंधकार का नाश करता बढ़ता आ रहा है, कहीं धोखे से हमारे भी नाश न कर दे। यह श्रुति, यहाँ तक इम्पोर्टेंट था, यह श्रुति मात्र है, काव्य नहीं। जहाँ तथ्य केवल आरोपित या संभावित रहते हैं, वहाँ के अलंकार रूप में ही रहते हैं। पर जिन तथ्यों का आभास हमें पशु पक्षियों के रूप, व्यापार या परिस्थिति से नहीं मिलता, वे हमारे भावों के विषय वास्तव में हो सकते हैं। मनुष्य सारी पृथ्वी ढेकता चला जा रहा है। जंगल काटकर खेत, गांव और नगर बनते चले जा रहे हैं। पशु पक्षियों का भाग छिनता चला जा रहा है। उनके सब ठिकानों पर हमारा निष्ठुर एक साथ
संबंध रखते हैं। हम पेड़ पौधों और पशु पक्षियों से संबंध तोड़कर बड़े बड़े नगरों में आ बसे हैं, पर उनके बिना नहीं रहा जा सकता। हम उन्हें हर वक्त पास न रखकर ऐसे में बंद रखते हैं और कभी कभी मन बहलाने के लिए उनके पास चले जाते हैं। ये हो चुका है, रिपीट हो रहा है यहाँ तक कि यदि कोई बंदर हमारे सामने से कोई खाने पीने की चीज़ उठा ले जाए और किसी पेड़ के ऊपर बैठा हमें घुड़की दे तो काव्य दृष्टि से हमें यह ऐसा मालूम होता है कि देता है घुड़की या अर्थ ओज हमारी हरी जीने का अधिकार क्या ना गया रहे। पर प्रतिषेध के प्रसार बीच तेरे नर क्रीड़ा में जीवन उपाय है हमारा। यहाँ तक इम्पोर्टेंट है, ये पंक्ति बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, दानी जो हमारे रहे हैं वे भी दास तेरे हुए, उनकी उदारता भी कह सकता नहीं तू सह, फूली फली उनकी उदारता भी सकता नहीं तू सह, छेकता है जाता हम जाएं कहाँ तू ही कह। पेड़ पौधे लता गुल्म आदि भी इसी प्रकार कुछ भावों या तथ्यों की व्यंजना करते हैं जो कभी कभी कुछ गूढ़ होती हैं। सामान्य दृष्टि भी वर्षा को झड़ी के पीछे उनके हर्ष और उल्लास को, ग्रीष्म के प्रचंड आतप से उनकी शिथिलता और मलानता को, शिशिर के कठोर शासन में उनकी दीनता को, मधुकाल में उनके रसोन्माद उमंग और हास को, प्रबलवाद के झकोरों से उनकी विकलता को, प्रकाश के प्रति उनकी ललक को देख सकती है। इसी प्रकार भावुकों के समक्ष वे अपनी रूप चेष्टा आदि द्वारा कुछ मार्मिक तथ्यों की भी व्यंजना करते हैं। हमारे यहाँ के पुराने अनौक्तिकारों ने कहीं कहीं इस व्यंजना की ओर ध्यान दिया है। कहीं कहीं का मतलब यह है कि बहुत जगह उन्होंने अपनी भाव का आरोप किया है। उनकी रूप चेष्टा या परिस्थिति से तथ्य चयन नहीं, पर उनकी विशेष परिस्थितियों की ओर भावुकता से ध्यान देने पर बहुत से मार्मिक तथ्य सामने आते हैं। कोसों तक फैले कड़ी धूप में तपते मैदान के बीच एक अकेला वटवृक्ष दूर तक छाया फैलाए खड़ा है। हवा के झोंकों से उनकी टहनियाँ और पत्ते हिल हिल कर मानो बुला रहे हैं। इस धूप से व्याकुल होकर उनकी ओर बढ़ते हैं। देखते हैं कि उनकी जड़ों के पास एक गाय बैठी आंखें मूंद जुगाली कर रही है। ठीक है, हम लोग भी उसी के पास आराम से जा बैठे हैं। इतने में एक कुत्ता जीभ बाहर निकाले हाँफता हुआ छाया के नीचे आता है और हम में से कोई उठकर उसे छड़ी लेकर भागाने लगता है। इस परिस्थिति को देख हम में से कोई भावुक पुरुष उस पेड़ को इस प्रकार संबोधन करे तो कर सकता है, काया की ना छाया है केवल तुम्हारी हुम अंतस के मर्म प्रकाश का यह छाया है। ठीक है, यहाँ तक इम्पोर्टेंट है कि काया की न छाया या केवल तुम्हारी हुम अंतस का मर्म का प्रकाश है। ठीक है, भरी है इसी में यह स्वर्ग स्वप्न धरा अभी इसमें जिसमें न पूरा नर वह पाया है, शांत सार शीतल प्रसार वह छाया धान्य, प्रीति सा पसारे इसे कैसी हरी काया, हे नर तू प्यारा इस तरु पर स्वरूप देख फिर घोर रूप तूने जो कमाया। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट लाइन है। ऊपर नर क्षेत्र और मानुष्यता सजीव सृष्टि के क्षेत्र का उल्लेख हुआ है। काव्य दृष्टि कभी तो इन पर अलग अलग रहती है, कभी समश्रेष्ठ रूप से में समस्त जीवन क्षेत्र पर। कहने की आवश्यकता नहीं है कि विच्छिन्न दृष्टि की अपेक्षा समष्टि दृष्टि में अधिक व्यापकता और गंभीरता रहती है। काव्य का अनुशीलन करने वाले मात्र जानते हैं कि काव्य सृष्टि सजीव दृष्टि तक ही बद्ध नहीं रहती है, वह प्रकृति के उस भाग की ओर भी जाती है जो निर्जीव या जड़ कहलाता है। भूमि, चट्टान, नीले टीले मैदान, समुद्र, आकाश, मेघ, नक्षत्र इत्यादि की रूप गति आदि से भी हम सौंदर्य, माधुर्य, भीषणता, भव्यता, विचित्र, उदासी, उदारता, संपन्नता इत्यादि की भावना प्राप्त करते हैं। कड़कड़ाती धूप के पीछे उमड़ी हुई घटा की श्यामल स्निग्धता का अनुभव मानुषी क्या पशु पक्षी पेड़ पौधे तक करते हैं। अपने इधर उधर हरी भरी लहलहाती प्रफुल्लता का विधान करती हुई नदी की आभिराम जीवन धारा में हम द्रवीभूत औदार्य का दर्शन करते हैं। पर्वत की ऊंची चोटियों में विशालता और भव्यता का, बाल विलोड़ित जल प्रसार में शोभा और आकुलता का विकीर्ण धन, खंड मंडित रस्म रंजित
दिग्वल में चमत्कारपूर्ण सौंदर्य का ताप से तिलमिलाती धारा का धूल झोंकते हुए अंधड़ के प्रचंड झोंकों में उग्रता और उच्च श्रृंखलता का, बिजली की कांपने वाली कड़क और ज्वालामुखी के ज्वलंत विस्फोट में भीषण का आभास मिलता है। ये सब विश्वरूपी महाकाव्य की भावनाएं या कल्पनाएं हैं। स्वार्थ भूमि से परे हुए पहुँचे हुए सच्चे अनुभूत योगी या कभी इनके दृष्टा मात्र होते हैं। जड़ जगत के भीतर पाए जाने वाले रूप, व्यापार या परिस्थितियाँ अपने मार्मिक तथ्यों की भी व्यंजना करती हैं। जीवन में तथ्यों के साथ उनके साम्य का बहुत अच्छा मार्मिक उद्घाटन कहीं हमारे यहाँ के अनुयुक्तकारों ने किया है। जैसे इधर नर क्षेत्र के भीतर देखते हैं तो सुख, समृद्धि और संपन्नता की दशा में दिन रात घेरे रहने वाले स्तुति का कोलाहल खड़ा करने वाले, विपत्ति और दुर्दिन में पास फटकते इधर जड़ जगत के भीतर देखते तो भरे हुए सरोवर के किनारे जो पक्षी बराबर कलरव करते रहते हैं, वे उसके सूखने पर अपना अपना रास्ता लेते हैं। कोलाहल, शून्य, खगन के सरोवर, जन अनुराग, ये सब स्वास्थ्य के सखा, दुर्दिन देहें त्याग तोरे जब जे हैं और दूरे ते तजी आस पास को नहीं ए हैं। यहाँ तक इम्पोर्टेंट है जी। इसी प्रकार सूक्ष्म और मार्मिक दृष्टि वालों को और गूढ़ व्यंजना भी मिल सकती है। अपने इधर उधर हरियाली और प्रफुल्लता का विधान करने के लिए यह आवश्यक है कि नदी कुछ काल तक एक बंधी हुई मर्यादा के भीतर बहती रहे। वर्षा की उमड़ी हुई उच्च श्रृंखलता में पोषित हरियाली और प्रफुल्लता का विध्वंस सामने आता है, पर यह उच्च श्रृंखलता और विध्वंस अल्पकालिक होता है और उसके द्वारा आगे के लिए पोषण की नई शक्ति का संचय होता है। उच्च श्रृंखलता नदी की स्थायी व्रत नहीं है। नदी के इस स्वरूप के भीतर सूक्ष्म मार्मिक दृष्टि लोकगीत के स्वरूप का साक्षात्कार करती है। लोक जीवन की धारा जब एक बंधे मार्ग पर कुछ काल तक अबाध गति से चलने पाती है, तभी सभ्यता के किसी रूप का पूर्ण विकास और उसके भीतर सुख शांति की प्रतिष्ठा होती है। जब जीवन प्रवाह क्षीण है और शाक्त पड़ने लगता है और गहरी विषमता आने लगती है, तब नई शक्ति का प्रवाह फूट पड़ता है, जिसमें वेग की उच्च श्रृंखलता के सामने बहुत कुछ ध्वंस भी होता है। और यह उच्च श्रृंखलता वेग जीवन का या जगत का नित्य स्वरूप नहीं है। पहले कहा जा चुका है कि नर क्षेत्र के भीतर बद्ध रहने वाली काव्य सृष्टि की अपेक्षा संपूर्ण जीवन क्षेत्र और समस्त चराचर के क्षेत्र में मार्मिक तत्वों का चयन करने वाली दृष्टि उत्तरोत्तर अधिक व्यापक और गंभीर कही जाएगी। जब कभी हमारी भावना का प्रसार इतना विस्तीर्ण और व्यापक होता है कि हम अनंत व्यक्ति सत्ता और के भीतर नर सत्ता के स्थान का अनुभव करते हैं, तब हमारी पार्थक्य बुद्धि का परिहार होता जाता है। ठीक है, यहाँ तक कि जब हमारी भावना का विस्तार इतना व्यापक हो जाता है, यहाँ तक इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उस समय हमारा हृदय ऐसी उच्च भूमि पर पहुंचा रहता है जहाँ उसकी वृत्ति प्रशांत और गंभीर हो जाती है। उसकी अनुभूति का विषय ही कुछ बदला जाता तथ्य चाहे नर क्षेत्र के ही हो चाहे अधिक व्यापक क्षेत्र के हों, कुछ प्रत्यक्ष होते हैं और कुछ गूढ़। जो तथ्य हमारे किसी भाव को उत्पन्न करे उसे उस भाव का अवलंबन कहना चाहिए। ऐसा रसात्मक तथ्य आरंभ में ज्ञानेंद्रियां उपस्थित करती हैं, फिर ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त सामग्री से भावना या कल्पना उनकी योजना करती है। अतः यह कहा जा सकता है कि ज्ञान ही भाव में संचार के लिए मार्ग खोलता है। ज्ञान प्रसार के भीतर ही भाव प्रसार होता है। अब किसके ज्ञान प्रसार के भीतर ही भाव प्रसार होता है। आरंभ से मनुष्य की चेतन सत्ता अधिकतर इंद्रियजन ज्ञान की समष्टि के रूप में ही रही है। फिर जो अंतःकरण का विकास होता गया है और सभ्यता बढ़ती गई, त्यों मनुष्य का ज्ञान बुद्धि व्यवसात्मक होता गया है। ठीक है, यहाँ से व्यवसात्मक होता गया है, ये महत्वपूर्ण है।
जब मनुष्य या ज्ञान क्षेत्र बुद्धि व्यवसात्मक या विचारात्मक होकर बहुत ही विस्तृत हो गया है, अतः उसके विस्तार के साथ हमें अपने हृदय का विस्तार भी बढ़ाना पड़ेगा। विचारों की क्रिया से वैज्ञानिक विवेचन और अनुसंधान द्वारा उद्घाटित परिस्थितियों और तथ्यों के मर्मस्पर्शी पक्ष का मूर्त और सजीव चित्रण भी, उसका इस रूप में प्रत्यक्षीकरण भी कि वह हमारे किसी भाव का आलंबन हो सके, कवियों का काम और उच्च काव्य का लक्षण होगा। कहने की आवश्यकता नहीं है कि इन तथ्यों और परिस्थितियों के मार्मिक रूप न जाने कितनी बातों की ताह में छिपे होंगे। अब क्या है, पांचवा है कि काव्य और व्यवहार। ये पांचवा है भाग, काव्य और व्यवहार। अब काव्य और व्यवहार इसमें क्या है, भावों या मनोविकारों के विवेच में हम कह चुके हैं कि मनुष्य को कर्म में प्रवृत्त करने वाली मूल वृत्ति भावात्मिका है। केवल तर्क बुद्धि या विवेचन के बल से हम किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होते। जहाँ जटिल बुद्धि व्यापार के अंतर में किसी कर्म का अनुष्ठान देखा जाता है, वहाँ भी ताह में कोई भाव या वासना छिपी रहती है। चाणक्य ने क्या कहा है, जिस समय अपनी नीति की सफलता के लिए किसी निष्ठुर व्यापार के प्रवृत्त दिखाई पड़ता है, उस समय वह दया करुणा आदि मनोविकारों और भावों से परे दिखाई पड़ता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन है। पर थोड़ा अंतर्दृष्टि गड़ाकर देखने से कौटिल्य को नचाने वाली डार को छोड़ भी अंतःकरण का रागात्मक खंड ही मिलेगा। प्रतिज्ञा पूर्ति की आनंद भावना और नंदवंश के प्रति क्रोध या वैर की वासना भारी भारी उससे उस डोर को हिलाती हुई मिलेगी। अर्वाचीन राष्ट्रनीति के गुरु घंटाल जिस समय अपनी गहरी चाल में से किसी देश की निरपराध जनता का सर्वनाश करते हैं, उस समय वे दया आदि दुर्बलताओं से निर्लिप्त हो केवल बुद्धि के कठपुतले दिखाई पड़ते हैं। पर उनके भीतर यदि छानबीन की जाए तो कभी अपने देशवासियों के सुख की उत्कंठा, कभी अन्य जाति के प्रति घोर विद्वेष, कभी अपनी जाति श्रेष्ठता का नया पुराना घमंड इशारे करता हुआ मिलेगा। बात यह है कि केवल इस बात को जानकर ही हम किसी काम को करने या न करने के लिए तैयार नहीं होते कि वह काम अच्छा है या बुरा, लाभदायक है या हानिकारक। जब उसकी या उसके परिणाम की कोई ऐसी बात हमारी भावना में आती है तो आह्लाद, क्रोध, करुणा, भय, उत्कंठा आदि का संचार होता है। किन किन चीज़ों का? आह्लाद, क्रोध, करुणा, भय, उत्कंठा आदि। ठीक है, अब पूछ लेगा तो ये बताना पड़ेगा कि हमारी भावना जो है परिणाम में कब आती है? आह्लाद, क्रोध, करुणा, भय और उत्कंठा में। ठीक है, तभी हम उस काम को करने या ना करने के लिए उद्यत होते हैं। शुद्ध ज्ञान के या विवेक में कर्म की उत्तेजना नहीं होती है। कर्म प्रवृत्ति के लिए मन में कुछ वेग का आना आवश्यक है। यदि किसी जन समुदाय के बीच कहा जाए कि अमुक देश तुम्हारा इतना रुपया प्रतिवर्ष उठा ले जाता है, तो संभव है कि उस समय पर कुछ प्रभाव न पड़े। पर यदि दारिद्र्य आकार या भीषण और करुणा दृश्य दिखाया जाए, पेट की ज्वाला में पड़े हुए कंकाल कल्पना के सम्मुख रखे जाए और भूख से तड़पते हुए बालक के पास बैठी हुई माता आर्त गर्दन सुनाया जाए, तो बहुत से लोग क्रोध और करुणा से व्याकुल हो उठेंगे और इस दशा को दूर करने का यदि उपाय नहीं तो संकल्प अवश्य करेंगे। पहले ढंग की बात कहना राजनीतिक या अर्थशास्त्री का काम है और पिछले प्रकार का दृश्य भावना में लाना कवि का। ठीक है, पहले ढंग की बात कौन कर सकता है? राजनीतिक या अर्थशास्त्री का काम है, और पिछले प्रकार की तो ये यहाँ से इम्पोर्टेंट है, कवि का काम है। अतः यह धारणा की काव्य व्यवहार का बाधक है, उसके अनुशीलन में आक्रमणता आती है, ठीक नहीं है। कविता तो भाव प्रसार द्वारा कार्यान्वयन के लिए कर्म क्षेत्र और विस्तार कर देती है। उक्त धारणा का आधार यदि कुछ हो सकता है तो यही कि जो भावुक या सहृदय होते हैं अथवा काव्य के अनुशीलन में जिनके भाव प्रसार का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है, उनकी वृत्तियाँ उतनी स्वार्थबद्ध नहीं रह सकती हैं। कभी कभी वे दूसरों को भी जी दुखाने के डर से आत्मगौरव या कुल गौरव या जाति गौरव के आधार से अथवा जीवन के किसी पक्ष के उत्कर्ष भावना में नग्न होकर अपने लाभ के कर्म में तत्पर या उससे विरत देखे जाते हैं। अतः अर्थागम से हष्ट स्वकार्य साधयते के अनुयायी काशी के ज्योतिषोर कर्मकांडी कानपुर के बनिए और दलाल। ठीक है, किनका है? कानपुर के बनिए और दलाल, कचहरियों के अमले और मुख्तार ऐसे को कार्य भ्रंशकारी, मूर्ख, नीरे निठल्ले या
खब्त उल हवाश समझ सकते हैं, जिनकी भावना किसी बात के मर्म पक्ष का चित्र अनुभव करने में तत्पर रहती है, जिनके भाव चराचर के बीच किसी की भी आलम्बनो उपयुक्त रूप या दशा में पाते ही उसकी और दौड़ पड़ते हैं। वे सदा अपने लाभ के ध्यान से या स्वार्थ बुद्धि द्वारा ही परिचालित नहीं होते। उसकी यही विशेषता अर्थपरायणों को अपने काम से काम रखने वालों को एक त्रुटि सी जान पड़ती है। कवि और भावुक हाथ पैर न हिलाते हो यह बात नहीं, पर अर्थीयों के निकट उनकी बहुत सी क्रियाओं का कोई अर्थ नहीं होता है। अब छठा क्या है? मानुष्यता की उच्च भूमि, ये छठा भाग है। मनुष्य की चेष्टाओं और कर्मकलाप से भावों का मूल संबंध निरूपित हो चुका है और यह भी दिखाया जा चुका है कि कविता इन भावों या मनोविकारों के क्षेत्र में विस्तृत करती हुई इनका प्रसार करती है। पशुत्व से मानुष्यत्व में जिस प्रकार अधिक ज्ञान प्रसार की विशेषता है, उसी प्रकार अधिक भाव प्रसार की भी, ठीक है। और पशुओं की प्रेम की पहुंच प्रायः उनके जोड़े बच्चों या खिलाने पिलाने वालों तक ही होती है। पशुओं का प्रेम कहाँ तक सीमित होती है? या तो जो उनको पालता पोसता है उनको, और या अपने ही वंश में जो अपने ही प्रजाति के होते हैं। इसी प्रकार उनका क्रोध भी अपने सताने वालों तक ही सीमित होता है। और कहते हैं उनका क्रोध किन पर होता है? जो उन्हें परेशान करते हैं। सवर्ग या पशु मात्र को सताने वाले तक नहीं पहुंचता है। पर मनुष्य में ज्ञान प्रसार के साथ भाव प्रसार भी क्रमशः बढ़ता जाता है। अपने परिजनों, अपने संबंधियों, अपने पड़ोसियों और अपने देशवासियों, क्या मनुष्य मात्र और प्राणी मात्र तक से प्रेम करने भर को जगह उसके हृदय में बन गई है। मनुष्य की त्योरी मनुष्य को ही सताने वालों पर चढ़ती है। गाय बैल और कुत्ते बिल्ली को सताने वाले पर भी चिढ़ती है। पशुओं की वेदना देखकर भी उनके नेत्र सजल होते हैं। अगर कोई पशु को वेदना मतलब कोई पीड़ा पहुंचा रहा है तो क्या होता है, कभी कभी दर्द होता है मनुष्य को भी। बंदर को शायद बंदरिया के मुंह में भी सौंदर्य दिखाई पड़ता है। वह सिंपल सी बात है कि जो पशु जगत होता है वो पशुओं से ही आपस में प्रेम करते हैं पड़ता हो। पर मनुष्य पशु पक्षी फूल पत्ते और रेत पत्थर में भी सौंदर्य पाकर मुग्ध होता है। कहता है कि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसे पशु पक्षियों में भी सौंदर्य और फूल पत्तों में भी सौंदर्य, एक ऐसा ही मनुष्य प्राणी है जो सारी चीज़ों में सौंदर्य देखकर उस पर मोहित हो जाता है। इस हृदय प्रसार का स्मारक स्तंभ जो है, ये यहाँ से अंडरलाइन कर लेना कि बंदर को शायद बंदरिया के मुँह में ही सौंदर्य दिखाई पड़ता हो, पर मनुष्य जो है पशु पक्षी फूल पत्ते और रेत पत्थर में भी सौंदर्य पाकर मुग्ध हो जाता है। इस हृदय प्रसार का स्मारक स्तंभ काव्य है जिसका उत्तेजना से हमारे जीवन में नया जीवन आ जाता है। हम श्रेष्ठ के सौंदर्य को देखकर रसमग्न होने लगते हैं। कोई निष्ठुर कार्य हमें असहाय होने लगता है। हमें जान पड़ता है कि हमारा जीवन कई गुना बढ़कर सारे संसार में व्याप्त हो गया है। कविवाणी के प्रकार से हम संसार के सुख दुख आनंद क्लेश आदि का गढ़ स्वार्थ मुक्त रूप में अनुभव करते हैं और इस प्रकार के अनुभव के अभ्यास से हृदय का बंधन खुलता है और मानसिकता की उच्च भूमि की प्राप्ति होती है। किसी अर्थ निराम कृपाण को देखिए जिसने केवल अर्थलोभ के वशीभूत होकर क्रोध दया श्रद्धा परित आत्माभिमान आदि भाव को एकदम दबा दिया है और सार के मार्मिक पक्ष में केंद्र मोड़ लिया है। न श्रेष्ठ के किसी रूप माधुर्य को देख वह पैसों का हिसाब किताब भूल कभी मुग्ध होता है, न किसी दीन दुनिया को देख कभी करुणा से द्रवीभूत होता है, न कोई अपमान सूचक बात सुनकर क्रुद्ध या क्षुब्ध होता है। यदि उससे किसी भी लोम हर्षण अत्याचार की बात की जाए तो वह मनुष्य धर्मानुसार क्रोध या घृणा प्रकट करने के स्थान पर रुखाई के साथ कहेगा कि जाने दो। क्या कहेगा? जाने दो, हमसे क्या मतलब, चलो अपना काम देखें। क्या है? मनुष्य की प्रवृत्ति होती है कि हमें क्या करना, ठीक है, हम अपना ही काम देखें। यह महाभयानक मानसिक रोग है। क्या शुक्ल जी क्या बताते हैं? यह एक मानसिक रोग है, इससे मनुष्य आधा मर जाता है। इसी प्रकार किसी महाक्रूर पुलिस
कर्मचारी को जाकर देखे जिसका हृदय पत्थर के समान जड़ और कठोर हो गया है, जिसे दूसरे के दुख और क्लेश की भावना स्वप्न में भी नहीं होती है। ऐसे को सामने पाकर स्वभावतः या मन में आता है कि क्या इनके कोई भी दवा है, इनकी दवा कविता है। कविता के हृदय को प्रगत दशा में लाती है और जगत के बीच क्रमशः उसका अधिकाधिक प्रसार करती हुए उसे मनुष्यत्व की उच्च भूमि पर ले जाती है। भावावेग की सबसे उच्च कक्षा पर पहुंचे हुए मनुष्य का जगत के साथ पूर्ण तादात्म्य में हो जाता है। उसकी अलग भाव सत्ता नहीं रह जाती है, उसका हृदय विश्व हृदय हो जाता है। उसकी अश्रुधारा में जगत की अश्रुधारा का, उसके हास विलास में जगत के आनंद नृत्य का, उसके गर्जन तर्जन का आवाज मिलता है। ठीक है, अब सातवां भाग क्या है? भाव या कल्पना। अब इसमें क्या है? इस निबंध के आरंभ में ही हम काव्यानुशीलन को भावावेग कह आए हैं और उसे कर्मयोग और ज्ञान योग के समकक्ष बता आए हैं। यहाँ पर अब यह कहने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है कि उपासना भाव योग का ही अंग है। ठीक है, उपासना किसका योग है? भाव योग का। ये शुक्ल जी कह रहे हैं। ठीक है, पुराने धार्मिक लोग अपनी उपासना का अर्थ ध्यान ही लिया करते थे। पुराने लोग जो धार्मिक लोग हैं वो क्या करते हैं? उपासना का मतलब वो सिर्फ ध्यान मग्न रहना ही मानते थे। जो वस्तुतः हमें अलग है, हमसे दूर प्रतीत होती है, उसकी मूर्ति मन में लाकर उसके सामीप्य का अनुभव करना ही उपासना है। साहित्य वाले इसी को भावना कहते हैं और साहित्य में इसको क्या मानते हैं कि भावना। जो लोग धार्मिक लोग होते हैं वो उसको उपासना समझते हैं और वही साहित्य लोग उसे भावना समझते हैं। और आजकल के लोग कल्पना, और प्राचीन काल के लोग वर्तमान काल के लोग इसे क्या कल्पना कहते हैं। जिस प्रकार भक्ति के लिए उपासना या ध्यान की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार और भाव के प्रवर्तन के लिए भी भावना या कल्पना अपेक्षित है। जिनकी भावना या कल्पना शिथिल या असक्त होती है, किसी कविता या सरस उक्ति को पढ़कर सुनकर उनके हृदय में मार्मिक होते हुए भी वैसी अनुभूत नहीं होती है। बात यह है कि उनके अंतःकरण में चटपट या सजीव और स्पष्ट मूर्त विधान नहीं होता जो भाव को परिचालित कर देता है। कुछ कवि किसी बात के सारे मार्मिक अंगों का पूरे ब्यौरे के साथ चित्रण देते हैं, पाठक या श्रोता की कल्पना के लिए बहुत कम काम छोड़ते हैं। और कुछ कवि कुछ मार्मिक खंड रखते हैं जिन्हें पाठक की तत्पर कल्पना आपसे आप पूर्ण करती है। कल्पना दो प्रकार की होती है। अब इन्होंने भी कल्पना, कौन सी कल्पना? दो प्रकार की होती है, विधायक और ग्राहक। दो कल्पना मानी है। कवि ने विधायक कल्पना अपेक्षित होती है और श्रोता या पाठक में अधिकतर ग्राहक। श्रोता क्या होते हैं? ग्राहक होते हैं। ठीक है, और जो कवि होता है वो विधायक होता है। अधिकतर कहने का अभिप्राय यह है कि कवि पूर्ण चित्रण नहीं करता और पाठक या श्रोता को भी अपनी और कुछ मूर्त विधान करना पड़ता है। यहाँ तक अंडरलाइन कर दीजिएगा। यूरोपीय साहित्य मीमांसा में कल्पना को बहुत प्रधानता दी गई है। या भी यह काव्य का अनिवार्य साधन पर है या साधन ही साध्य नहीं। जैसा कि उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि किसी प्रसंग के अंतर्गत कैसा ही विचित्र मूर्त विधान हो, पर यदि उसमें उपयुक्त भाव संचार की क्षमता नहीं है तो वह काव्य के अंतर्गत ना होगा। अब आठवां भाग ये क्या है? मनोरंजन। प्राय सुनने में आता है कि कविता का उद्देश्य मनोरंजन है। भाई कहते हैं कि मनोरंजन के लिए साहित्य इंसान पढ़ता है, पर जैसा कि हम पहले कह आए हैं कि कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन करना है। ये यहाँ तक इम्पोर्टेंट है। इतने गंभीर उद्देश्य के स्थान पर केवल मनोरंजन का हल्का उद्देश्य सामने रखकर जो कविता का पठन पाठन या विचार करते हैं वे रास्ते में ही रह जाने वाले पथिक के समान है। उन्होंने क्या कहा है कि जो सिर्फ कविता को मनोरंजन मानते हैं वो कैसे हैं? राह में रह जाने वाले पथिक या यात्री। कविता पढ़ते समय मनोरंजन अवश्य होता है, पर उसके उपरांत कुछ और भी होता है और वही सब कुछ है। मनोरंजन वह शक्ति है जिससे कविता अपना भाव जमाने के लिए मनुष्य की चित्तवृत्ति को स्थिर किए रहती है, इधर उधर जाने नहीं देती है। अच्छी से अच्छी बात को भी कभी कभी वे जो केवल कान से सुन भर लेते हैं उनकी ओर उनका मनोयोग नहीं होता है, केवल यही कहकर कि परोपकार करो, दूसरे पर दया करो, चोरी करना पाप है। हमें यह आशा कदापि नहीं ना करनी चाहिए कि कोई अपकारी या उपकारी, कोई क्रूर दयावान या कोई चोर साधु हो जाएगा।
क्या कह रहे हैं कि कोई अपकारी उपकारी बन जाए या क्रूर जो है वो दयामन बन जाए, कोई चोर साधु बन जाए हो जाएगा, ये उनको क्या है विश्वास नहीं है, कदाप नहीं करनी चाहिए, आशा नहीं मतलब करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे वाक्यों के अर्थ की पहुंच हृदय तक होती ही नहीं है, वह ऊपर ही ऊपर रह जाता है। ऐसे वाक्यों द्वारा समुचित व्यापारों का मानव जीवन के जीवन कोई मार्मिक चित्र सामने ना पाकर हृदय उनकी अनुभूति की ओर प्रवृत्त ही नहीं होता है। पर कविता अपनी मनोरंजन शक्ति द्वारा पढ़ने या सुनने का चित्त रमाए रहती है। जीवन पंट पर उक्त कामों की सुंदरता या विरूपता अंकित करके हृदय के मर्म स्थलों का स्पर्श करती है। मानव से कुछ कर्मों में जिस प्रकार दिव्य सौंदर्य और माधुर्य होता है, उसी प्रकार कर्मों में भीषण कुरूपता और मद्दापन होता है। सौंदर्य का कुरूपता का प्रभाव मनुष्य के हृदय पर पड़ता है और इस सौंदर्य या कुरूपता का सम्यक प्रत्यक्षीकरण कविता ही कर सकती है। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, कविता की इसी रमाने वाली शक्ति को देखकर जगन्नाथ पंडित राज ने रमणीयता का पल्ला पकड़ा और उसे काव्य का साध्य स्थिर किया और यूरोपीय समीक्षकों के आनंद को काव्य का परम रच ठहराया। इस प्रकार मार्ग को ही अंतिम गंतव्य स्थल मान लेने के कारण बड़ा गड़बड़ झाला हुआ। मनोरंजन या आनंद तो बहुत सी बातों में हुआ है, किस्सा कहानी सुनने में भी तो पूरा मनोरंजन होता है। लोग रात रात भर सुनते रह जाते हैं, पर क्या कहानी सुनना और कविता सुनना एक ही बात है? हम रसात्मक कथाओं या आख्यानों की बात नहीं करते, केवल घटना वैचित्रपूर्ण कहानियों की बात कहते हैं। कविता और कहानी का अंतर स्पष्ट है। कविता सुनने वाले किसी भाव में मग्न रहता है और कभी कभी बार बार एक ही प्रत्यय सुनना चाहता है, पर सुनने वाले कविता आगे की घटना के लिए आकुल रहता है। कविता सुनने वाला कहता है कि जरा फिर तो कहिए, कहानी सुनने वाला कहता है हाँ तब क्या हुआ। मतलब वो कहता है कि कविता सुनने वाला क्या कहता है कि और इसके आगे और सुनाइए और तो कहिए, और जो कहानी सुनने वाला होता है वो हमेशा उसके ये उत्सुकता बनी रहती है कि आगे अब इसके आगे और क्या हुआ। मन को अनुरंजित करना, उसे सुख या आनंद पहुंचाना ही यदि कविता का अंतिम लक्ष्य माना जाए तो कविता भी केवल विलास की सामग्री हुई। परंतु यह क्या कोई कह सकता है कि वाल्मीकि ऐसे मुनि और तुलसी ऐसे भक्त ने केवल इतना ही समझकर श्रम किया कि लोगों को समय काटने का एक अच्छा सहारा मिल जाएगा? क्या उसमें गंभीर कोई उद्देश्य उनका न था? खेद के साथ कहना पड़ता है कि बहुत दिनों में बहुत से लोग कविता को विलास की सामग्री समझते आ रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि ये विलास की सामग्री है। हिंदी की रीतकाल के कवि को तो मानो राजा महाराजाओं की काम वासना उत्तेजित करने के लिए ही रखे जाते थे। एक प्रकार के कविराज तो इस रईसों के मुंह में मकरध्वज रस झोंकते हैं, दूसरे प्रकार के कविराज कान में मकरध्वज रस की पिचकारी देते हैं। पीछे से तो ग्रीष्मोपचार आदि के नुस्खे भी कवि लोग तैयार करने लगे हैं। गर्मी के मौसम के लिए एक कवि जी व्यवस्था करते हैं। क्या व्यवस्था करते हैं? शीतल गुलाब जल भरी चाह बच्चन में डार के कमल दल नहायो को धोसिए कालिदास अंग अंग अगर अतर संग केसर उसीर नीर घर्न सार धसिए जेठ में गोविंदलाल चंदन के चालन भर गोकुल के महलन बसिए एक शिशिर के मसाले सुनिए गुलगुली गिलमे गलीचा है गुनीजन है चिक है चिराके हैं चिरागन की माला है इसी कहे पद्माकर है गजा हूँ सजी सज्जा है सुराही है सुप्याला है शिशिर के पाला को ना व्यापत कसाला तिन है जिनके अधीन एते उचित मसाला है। ठीक है, ये पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये पूछ सकता है, कोई एक पंक्ति उठा के दो दे देगा और पूछेगा किस निबंध में आई हैं, तो कविता क्या है में आई हैं। नवा भाग क्या है? सौंदर्य। सौंदर्य बाहर की कोई वस्तु नहीं है, मन के भीतर की वस्तु है। इन्होंने कहा है कि सौंदर्य बाहर की वस्तुओं में नहीं, मन के भीतर की वस्तु है। यूरोपीय कला समीक्षा की यह एक बड़ी ऊंची उड़ान या बड़ी दूर की कौड़ी समझी गई है, पर वास्तव में यह भाषा के गड़बड़ झाले के सिवा और कुछ नहीं है। जैसा वीर कर्म में पृथक वीरत्व कोई पदार्थ नहीं, वैसे ही सुंदर वस्तु में पृथक कोई सौंदर्य और कोई पदार्थ नहीं है। कुछ रूप रंग की वस्तुएं ऐसी होती हैं जो हमारे मन में आते ही थोड़ी देर के लिए हमारी सत्ता पर ऐसा अधिकार कर लेती हैं कि उसका ज्ञान ही हवा हो जाता है और उस
और हम उन वस्तुओं की भावना के रूप में ही परिणित हो जाते हैं। हमारी अंतस्था की यही तदाकार परिणित सौंदर्य की अनुभूति है। इसके विपरीत कुछ रूप रंग की वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनकी प्रतीत या जिनकी भावना हमारे मन में कुछ देर टिकने में ही नहीं पाती और एक मानसिक आपत्ति सी जान पड़ती है। जिस वस्तु की प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना से तदाकार परिणित जितनी ही अधिक होंगी उतनी ही वह वस्तु हमारे लिए सुंदर कही जाएंगी। इस विवेचन से स्पष्ट है कि भीतर बाहर का भेद व्यर्थ है। जो भीतर है वही बाहर है। यही बाहर हंसता खेलता, रोता गाता, खिलता मुरझाता जगत भीतर भी है, जिसे हम मन कहते हैं। जिस प्रकार यह जगत रूपमय और गतिमय है, उसी प्रकार मन भी रूप गति का संघात है। रूप मन और इंद्रियों द्वारा संगठित है, या मन और इंद्रियों रूपों द्वारा। इससे यहाँ प्रयोजन नहीं। हमें तो केवल यही कहना है कि हमें अपने मन का और अपनी सत्ता का बोध रूपात्मक ही होता है। ठीक है। किसी वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान का भावना से हमारी अपनी सत्ता के क्रोध का जितना ही अधिक तिरोभाव और हमारे मन की उस वस्तुओं के रूप में जितनी ही पूर्ण परिणित होंगी उतनी ही बड़ी हुई हमारी सौंदर्य की अनुभूतियां कही जाएंगी। जिस प्रकार रूपरेखा या वर्ण विन्यास से किसी की तदाकार परिणित होती है, उसी प्रकार की रूपरेखा या वर्ण विन्यास उसके लिए सुंदर है। मानुष्यता की सामान्य भूमि पर पहुंची हुई संसार की सब सभ्य जातियों में सौंदर्य के समान आदर्श प्रतिष्ठित है। भेद अधिकतर अनुभूतियों की मात्रा में पाया जाता है। न सुंदर को कोई एक बारगी कुरूप कहता है और न बिल्कुल कुरूप को सुंदर। जैसा कि कहा जा चुका है कि सौंदर्य का दर्शन मानुष में ही नहीं करता है। प्रत्युत पल्लव गुम्फित पुष्पहास में, पक्षियों के पचजाल में, सिंदूराभ सांध्य दिगंचल के हेण मेखला मंडित घनखंड में, तुपारा व्रत तुंग गिर शिखर में, चंद्र किरण में, झल झलाते निर्झर में और न जाने कितनी वस्तुओं में वह सौंदर्य की झलक पाता है। जिस सौंदर्य की भावना में मग्न होकर मनुष्य अपनी पृथक सत्ता की प्रतीति का विसर्जन करता है, वह अवश्य एक दिव्य विभूति है। भक्त लोग अपनी उपासना या ध्यान में इसी विभूति का अवलंबन करते हैं। तुलसी और सूर्य ऐसे सगुणोपासक भक्त राम और कृष्ण की सौंदर्य भावना में मग्न होकर ऐसी मंगल दशा का अनुभव कर गए हैं जिसके सामने केवल या मुक्ति की कामना का कहीं पता नहीं लगता है। कविता केवल वस्तुओं के ही रूप रंग में सौंदर्य की छटा नहीं दिखाती, प्रत्युत कर्म और मनोवृत्ति के भी अत्यंत मार्मिक दृश्य सामने रखती है। वह जिस प्रकार विकसित कमल, रमणी के मुखमंडल आदि का सौंदर्य मन में लाती है, उसी प्रकार उदारता, वीरता, त्याग, दया, प्रेमोत्कर्ष इत्यादि कर्मों और मनोवृत्तियों का सौंदर्य भी मन में जगाती है। जिस प्रकार वह सौ को नोचते हुए कुत्तों और श्रृंगालू मतलब सियारों को कहा गया है। ठीक है, अगर आप गांव से बिलोंग करते होंगे तो जानते होंगे सियार क्या होता है। ठीक है, श्रृंगारों के विविध व्यापार की झलक दिखाती है। उसी प्रकार क्रूर की हिंसावृत्ति और दुष्टों को ईर्ष्या आदि की कुरूपता से भी शुद्ध करती है। इस कुरूपता का अवस्थान सौंदर्य को पूर्ण और स्पष्ट अभिव्यक्ति के लिए ही समझना चाहिए। जिन मनोवृत्तियों का अधिकतर बुरा रूप हम संसार में देखा करते हैं, उनका भी रूप सुंदर कविता ढूंढकर दिखाती है। 10 वदन निधनकारी रोम के क्रोध के सौंदर्य पर कौन मोहित न होगा। जो कविता रमणी के रूप माधुर्य से हमें तृप्त करती है, वही इसकी अंतर्दृप्ति की सुंदरता का आभास देकर हमें मुग्ध करती है। जिस बंकिम की लेखनी ने गढ़ पर बैठी हुई राजकुमारी तिलोत्तमा के अंग प्रत्यंग की सुषमा को अंकित किया है, उसी ने नवाब नंदिनी आयशा के अंतस की पूर्व सात्विकी ज्योति की झलक दिखाकर पाठकों को चमत्कृत किया है। जिस प्रकार बाह्य प्रकृति के बीच वन, पर्वत, नदी, निर्जर आदि की रूप विभूति में हम सौंदर्य मग्न होते हैं, उसी प्रकार अंतर प्रकृति में दया, दाक्षिण्य, श्रद्धा, भक्ति आदि वृत्तियों के स्निग्ध शीतल आभा में सौंदर्य लहराता हुआ पाया है। यदि कहीं बाह्य और अभ्यंतर दोनों सौंदर्य का योग दिखाई पड़े तो फिर क्या कहना है। यदि किसी अत्यंत सुंदर पुरुष की धीरता, वीरता, सत्य, प्रियता आदि अथवा किसी
अत्यंत रूपवती स्त्री की सुशीलता, कोमलता और प्रेम परायणता आदि भी सामने रख दी जाए तो सौंदर्य का भावना सर्वांग पूर्ण हो जाता है। सुंदर और कुरूप काव्य में बस ये ही दो पक्ष हैं, भला बुरा, शुभ अशुभ, पाप पुण्य, मंगल अमंगल, अनुपयोगी उपयोगी। ये शब्द काव्य क्षेत्र के बाहर के हैं। ये नीति, धर्म, व्यवहार, अर्थशास्त्र आदि के शब्द हैं। शुद्ध काव्य क्षेत्र में ना कोई बात भली कही जाती है, ना बुरी, न शुभ न अशुभ, न उपयोगी न अनुपयोगी। सब बातें केवल दो रूपों में दिखाई जाती है, सुंदर और असुंदर। जैसे धार्मिक शुभ या मंगल कहता है, कभी उसके सौंदर्य पक्ष पर आप ही मुग्ध रहता है और दूसरों को भी मुग्ध करता है। जिसे धर्म की अपनी दृष्टि के अनुसार शुभ या मंगल समझता है, उसी को कभी अपनी दृष्टि के अनुसार सुंदर कहता है। दृष्टि भेद अवश्य है। धार्मिक की दृष्टि जीव के कल्याण, परलोक में सुख, भवबंधन से मोक्ष आदि की ओर जात होती है। पर कवि की दृष्टि इन सब बातों की ओर नहीं रहती है। वह उधर देखता है जिधर सौंदर्य दिखाई पड़ता है। कवि किधर देखता है जिधर सौंदर्य की उसे अनुभूति होती है। इतनी सी बात ध्यान में रखने से ऐसे झमेले में पड़ने की आवश्यकता बहुत कुछ दूर हो जाती है। कला में सत असत, धर्माधर्म मतलब धर्म और अधर्म का विचार होना चाहिए या नहीं, कवि का उपदेशक बनना चाहिए या नहीं, यह महत्वपूर्ण है। लाइन, कवि की दृष्टि तो सौंदर्य की ओर जाती है, चाहे वह जहाँ हो, वस्तुओं के रूप रंग में अथवा मनुष्य के मन, वचन और कर्म में। उत्कर्ष साधन के लिए, प्रभाव की वृद्धि के लिए कवि लोग कई प्रकार के सौंदर्य का मेल भी किए करते हैं। राम की रूप माधुरी और रावण की विकरालता भीतर का प्रतिबिंब सी जान पड़ती है। मनुष्य के भीतरी बाहरी सौंदर्य के साथ चारों ओर की प्राकृतिक के सौंदर्य को भी मिला देने से वर्णन का प्रभाव कभी कभी बहुत बढ़ जाता है। चित्रकूट का भी उल्लेख आया है कविता क्या में। चित्रकूट ऐसे रम्य स्थान में राम और भरत जैसे रूपवानों की रम्य अंतः प्रकृति की छटा क्या कहना है। ठीक है, ये लाइन महत्वपूर्ण है। अब ये 10 भाग है, 10 इस वाले भाग में करा देंगे। ये निबंध काफ़ी बड़ा है तो इसको 2 भागों में हम करके लाएंगे। 10 इसमें हो जाएंगे भाग, आगे के भाग नेक्स्ट भाग में कर देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे। तो चलो देख लेते हैं। काव्य के संबंध में चमत्कार, अनूठापन आदि शब्द बहुत दिनों से लाए जाते हैं। चमत्कार मनोरंजन की सामग्री है, इसमें संदेह नहीं है। इसमें तो लोग मनोरंजन को ही काव्य का लक्ष्य समझते हैं। वे यदि कविता में चमत्कार ही ढूंढा करें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पर जो लोग इससे ऊंचा और गंभीर लक्ष्य समझते हैं, वे चमत्कार मात्र को काव्य नहीं मान सकते हैं। चमत्कार से हमारा अभिप्राय अभिप्राय यहाँ प्रस्तुत वस्तुओं के अद्भुत और विलक्षण से नहीं, जो अद्भुत रस के अवलंबन में होता है। चमत्कार से हमारा तात्पर्य क्या है? उक्ति चमत्कार से है, जिसके अंतर्गत वर्ण विन्यास की विशेषता जैसे अनुप्रास में, शब्दों की क्रीड़ा जैसे श्लेष, यमक आदि में, वाक्यों की वक्रता या वचन भंगी जैसे काव्यार्थपति, परिसंख्या, विरोधाभास, असंगति इत्यादि में, तथा प्रस्तुत वस्तुओं का अद्भुत तथा प्रस्तुत वस्तुओं के साथ जिनके सादृश्य या संबंधों की अनहोनी या दूरारूढ़ कल्पना जैसे उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति आदि में इत्यादि बातें हैं। चमत्कार का प्रयोग भाव कवि करते हैं, पर किसी भाव की अनुभूति को तीव्र करने के लिए। किस लिए करते हैं? किसी भाव को तीव्र करने के लिए करते हैं। जिस रूप या जिस मात्रा में भाव की स्थिति है, उसी रूप में और उसी मात्रा में उसकी व्यंजना के लिए प्रायः कवि की व्यंजना का कुछ असामान्य ढंग पकड़ना पड़ता है। बातचीत में भी देखा जाता है कि कभी कभी हम किसी को मूर्ख ना कहकर बैल कह देते हैं। इसका मतलब यही है कि उसकी मूर्खता की इतनी गहरी भावना हम मन में है, वह मूर्ख शब्द से नहीं व्यक्त होती। इसी प्रकार को देखकर कुछ लोगों ने यह निश्चय किया कि यही चमत्कार या उक्त वैचित्र ही काव्य का नित्य लक्षण है। इसी निश्चय के अनुसार कोई वाक्य चाहे वह कितना ही मर्मस्पर्शी हो, यदि उक्त वैचित्र शून्य है तो काव्य के अंतर्गत ना होगा। और कोई वाक्य जिसमें किसी भय या कर्म विचार की व्यंजना कुछ भी ना हो, पर उक्त वैचित्र हो, यह खासा काव्य कहा जाएगा। ठीक है, काव्य क्या कहा जाएगा? इसके अंतर्गत यहाँ से यहाँ तक अंडरलाइन कर लेना। अब उदाहरण के लिए पद्माकर का यह सीधा सीधा वाक्य लीजिए। पद्माकर ने क्या कहा है? नीन नचाए कहीं मुस्काए, लला फिर अयो खेलन होरी,
अथवा मंडप का यह सवैया लीजिए। ठीक है, अब ये पद्माकर की पंक्ति है और कविता क्या है में आई है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि पद्माकर की कौन सी पंक्ति कविता क्या है निबंध में आई है, तो आपको बताना होगा। अब मंडन का क्या है पंक्ति, अली हो तो गई जमुना जल को, सो कहा कहो वीर और विपत्ति, परी गहराए, के केरी घटा उनई, इतने में गागर शीश धरी, रपट्यो पग घाट चढ़ो न गयो, कवि मंडन है के विहाल गिरी, और चिरजीव नंद को बारो अरी, और गई बाह गरीब को ठाड़ी करी। इसी प्रकार ठाकुर की यह अत्यंत स्वाभाविक, ये थी मंडन कवि की पंक्तियाँ, और ये ठाकुर की अत्यंत मार्मिक स्वाभाविक वितर्क व्यंजना देखिए क्या है, वह निर्मोहिन रूप की रास जो उर हेतु न ठानत हैं, और बारह बार वे लोग घरी घरी सूरत तो पहचानत हैं। ठाकुर यह मन को प्रतीत है, जो पे स्नेह न मानत हैं, आवत है नित मेरे लिए इतनो तो विशेष के जानत हैं। ठीक है, ये ठाकुर की पंक्तियाँ थीं। तो या तो ऐसे पूछ लेगा कि इसमें से किस कवि की पंक्तियाँ कविता क्या में है, नहीं तो ठाकुर है, मंडन है और पद्माकर है, ये तीन हैं, और किसी अन्य को एक दे देगा, उसको आपको पहचानना होगा। या पंक्तियों से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ठाकुर की कौन सी पंक्ति कविता क्या है निबंध में संकलित है, तो आपको ये ध्यान रखना है। मंडन ने प्रेम गोपन को जो वचन कहलाए हैं वो वैसे ही है जैसे हल्दी में स्वभावतः मुँह से निकल पड़ते हैं, जिसमें विदग्धता की अपेक्षा स्वाभाविकता कहीं अधिक झलक रही है। ठाकुर के सवैये में जो भी अपने प्रेम का परिचय देने के लिए तो नए प्रेमी के चित्त के वितर्क के बड़े सीधे साधे शब्दों में बिना किसी वैचित्र या लोकोत्तर या चमत्कार की व्यंजना की गई है, क्या कोई सहृदय वैचित्र के अभाव के कारण कह सकता है कि इसमें काव्य तो नहीं है। अब इनके सामने उन केवल चमत्कारों वाली उक्तियों का विचार कीजिए जिनमें कहीं कोई कवि किसी राजा की कीर्ति की धवलता चारों ओर फैलती देख या आशंका प्रकट करती है कि कहीं मेरी स्त्री के बाल भी सफ़ेद ना हो जाएं, अथवा प्रभात होने पर कौओं के काँव काँव का कारण या भय बताता है कि कालिमा या अंधकार का नाश करने में प्रवृत्त सूर्य, कहीं कवियों को उस पर अपने भावों का आरोप करने की आवश्यकता प्रायः नहीं होती है, उन्हें काला देख उनका भी नाश ना कर दे। भोज प्रबंध, अब भोज प्रबंध का भी उल्लेख आया तथा और सुभाषित संग्रह में इस प्रकार की उक्तियां भरी पड़ी हैं। केसो की रामचंद्रिका, अब केसो की रामचंद्रिका का भी जिक्र आया कविता क्या में कि ऐसे पद्य हैं जिसमें अलंकार की भद्दी भर्ती के चमत्कार के सिवा होना चाहिए, यहाँ पर सिवा हृदय को स्पर्श करने वाली या किसी भावना में मग्न करने वाली कोई बात ना मिलेगी। उदाहरण के लिए पताका और पंचवटी के वर्णन लीजिए। ठीक है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब यहाँ तक अब यहीं पर ये वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा क्योंकि ये बहुत बड़ा निबंध है। आगे का मैं भाग दूसरे वीडियो में लेकर आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।